टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है डाटा सेंटर। बहुत लोग समझ नहीं रहे होंगे ये डाटा सेंटर क्या होता है, मगर हमें इसे गांव गांव तक समझाना है। हमारे डाटा को हमारे पास ही सुरक्षित रखना, अपने पास ही अपना डेटा रहे, अपना डेटा सेंटर हो, यह बहुत बड़ी बात है। आज डेटा बाहर रहती है, अपना डेटा सेंटर होना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन को स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मिलियन 1 करोड़ युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सके 1 वर्ष के अंदर। केवल उतना ही नहीं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के लिए कैसे शुरू कर सके। आजकल कितना कंपटीशन है कोचिंग को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और आप देखिएगा, लोग हंसते थे यूपीआई को लेकर, यूपीआई नहीं हो पाएगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गए। आज लोग हंस रहे हैं कि हाँ, ये डीपीआई से क्या आप कोचिंग कर सकते हैं, क्या यह संभव है कि कोचिंग हो पाएगा डीपीआई से। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रखिए, आप देखिएगा, इट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया जब डीपीआई से हमारे बच्चे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, सबसे अच्छे टीचर्स के द्वारा घर बैठे कोचिंग ले रहे होंगे। ये होगा जब 1 करोड़ बच्चे एआई में शिक्षित होंगे 1 साल के अंदर, तब हमारी सप्तधारा की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की धारा है यह पूर्ण होगी। हमारी दूसरी धारा है, मतलब सप्तधारा की अगली धारा है गति शक्ति। गति शक्ति का अर्थ है किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को गति दे। हाई स्पीड रेल, अल्ट्रा मॉडर्न हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी हम कनेक्टिविटी को गति दे सकते हैं, मगर विगत 12 वर्षों में यह करके दिखाया है। एडवांस्ड एयरपोर्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर हूं, कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। पहले त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा था, आज त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा है। पहले गुवाहाटी का एयरपोर्ट कैसा था, आज गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरता हूं तो आई गेट दैट इंटरनेशनल वाइब्रेशन। आप सबको भी वैसा लगता होगा। आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरिए, बैम्बू से बना हुआ वो जो सुंदरता, वो जो मॉडर्निटी है, एवरीवेयर एवरी स्टेट है शोकेस दैट, कि संभव है कि हमारे एयरपोर्ट। और तो और, मैं पुरी का सांसद हूं, मैं रिव्यू करने जाता हूं पुरी के रेलवे स्टेशन को, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का रेलवे स्टेशन बन सकता है। देश भर में अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये जो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और स्पीड, गति शक्ति है, यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप चिंता करके देखिए, हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, सपने में नहीं सोचा था हमने, आज हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चलने वाली है, चल रही है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लीन एनर्जी इनटू नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये गति शक्ति है। उसके बाद की जो धारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतवर्ष ने चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से दिखाया है कि डिफेंस पावर की जो धारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक
भारत वैसा भी था जिसमें वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, नो वर्क इज द वर्क। बॉर्डर में रोड नहीं बनाना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है। वहां से आज हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में एक एक उत्पाद भारत का पूरे विश्व में कॉम्पिटेंस के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा है, जैसे उसकी मार्केटिंग हो रही है, गर्व के साथ, फक्र के साथ आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरे देश जहां से हम पहले कभी इंपोर्ट करते थे, आज हम उन देशों को डिफेंस के प्रोडक्ट, हमारे इंडिजिनस डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ी बात कही लाल किले से डिफेंस के सेक्टर के लिए सप्तधारा में। उन्होंने कहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से वाइब्रेंट सिविल डिफेंस खड़ा किया जाएगा पूरे देश में। आप देखिएगा यह सिविल डिफेंस कितनी बड़ी शक्ति होगी पूरे देश के लिए। और तो और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया डिफेंस सेक्टर के सप्तधारा में, जिसको लेकर कई लोगों में आग लग गई, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब ने तो यह भी कह दिया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो खुद एक दिमागी नक्सल है। अरे चिदम्बरम साहब, 2013 में आप ही की सरकार ने, शिंदे साहब जब आपके गृह मंत्री थे, आप ही की सरकार ने एफिडेविट सबमिट किया था, कहीं और नहीं सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था कि ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत बड़ा मिनेस है नक्सलिज्म। और इस नक्सलिज्म के ऊपर उससे भी बड़ा कोई मिनेस है तो वो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है, वो दिमागी नक्सलिज्म है। ये स्वयं आपके सरकार, यूपीए की सरकार ने लिखित में एफिडेविट में दिया था दिमागी नक्सल क्या होता है। आज नक्सलिज्म समाप्त हुआ है, धीरे धीरे दिमागी नक्सल को भी समाप्त करना है। कैसे समाप्त होंगे? जब भारतवर्ष का वो सप्तधारा में रिजॉल्व होगा कि हमारा देश आज डिफेंस में सेल्फ रिलायंट है। अगली धारा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, हरित क्रांति एवं ब्लू इकोनॉमी। आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। कभी हम सोचते नहीं थे कि घर के ऊपर सोलार एनर्जी के द्वारा हम अपने घर में उजाला ला सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने घर में सूर्य घर योजना के माध्यम से क्रेडिट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मगर आज जगह जगह पर यह संभव हो रहा है। बोलने के लिए ये आपको लगता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय केवल तू मैं के विषय होने चाहिए, मगर आज हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किसी घर के ऊपर जब हम सोलार पैनल देखते हैं तो आज देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। ये एक बहुत बड़ी धारा है। आज मीडिया का, हम सबका दायित्व है कि इन पॉजिटिव स्टोरीज को आगे बढ़ाएं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है आज देश में। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ये देश का 2047 तक हो, ये सप्तधारा की चिंता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100 गीगावाट, अब चिंता करिए, देश बदल रहा है। और जो सप्तम धारा है वह भारत का स्पंदन है, वह है कल्चरल पावर, वह है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, हील इन इंडिया हो, वेव समिट हो। इसके माध्यम से किसने सोचा था कि जो योग है इंडिया का, पूरे विश्व उसे एक्सेप्ट करेगी और योग दिवस मनाया जाएगा? किसने सोचा था अमेरिका से लेके आइसलैंड तक योग दिवस मनाया जाएगा? यह भी संभव हुआ है। तो इस सप्तधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सप्तधारा का एक ब्रेथलेस भी होना चाहिए। मैं एकदम एक सांस में प्रयास करता हूं कि 1 मिनट के अंदर सप्तधारा को आपके सामने एक ब्रेथलेस तरीके से रखूं और आप उसे ग्रहण करें।
मैन्युफैक्चरिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पहले कितना था? पहले 1.9 लाख करोड़ था 2014-15 में, बढ़कर कितना हुआ? 12 लाख करोड़ हुआ 2024-25 में। कितना गुना बढ़ा? 6 गुने बढ़ गया। मोबाइल प्रोडक्शन पहले कितना था? 18,000 करोड़ था 2014 से पहले, बढ़ करके हमारे कार्यकाल में कितना हुआ? 5.45 लाख करोड़, 28 गुना बढ़ा है, 28x। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पहले कितना था? पहले 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, कितना बढ़ा? हमारे समय 2 लाख करोड़ का हुआ, अर्थात 127 टाइम्स की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? पहले ग्लोबल रैंक पावर 2 था, वो पहले कम था, अब बढ़ के इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो कि दूसरा आयाम है सप्तधारा का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पहले कितना था? 280.7 मिलियन टन्स था 2013-14 में, वो बढ़ करके 367.7 मिलियन टन्स हुआ 2024-25 में। दैट मीन्स 31% इंक्रीमेंट हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। फिशरी प्रोडक्शन जो कि पहले 96 लाख टन था, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ के 195 लाख टन हुआ, अर्थात 104 गुने की वृद्धि हुई। प्रोसेस्ड फूड शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना था? पहले 13.7% था, बढ़ के 20.4% हुआ। तीसरी धारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 2014 में 350 स्टार्टअप मात्र देश में थे। मोदी जी के आने के बाद 2026 में आज कितने स्टार्टअप है? 2.3 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। आप सोच के देखिए, 350 से 2.3 लाख प्लस। यूनिकॉर्न्स कितने थे? 4 थे, मात्र 4 यूनिकॉर्न थे 2014 में। मोदी जी के आने के पश्चात 2026 में 120 प्लस यूनिकॉर्न्स है। स्पेस स्टार्टअप कितने थे 2014 में? 2014 में मात्र एक स्पेस स्टार्टअप था, जो बढ़ के 2026 में 440 हुआ है। ग्लोबल रैंक इंडिया का कितना था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में? वो आज बढ़ करके नंबर 3 पे आ गया है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इनोवेशन रैंकिंग इंडिया का पहले 80 था, वो अब 38 पे आ गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। गति शक्ति जो कि 4 नंबर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सप्तधारा में नेशनल हाईवे पहले कितने किलोमीटर थे? 2014 तक 91,287 किलोमीटर थे, जो कि मोदी जी के समय बढ़ करके 1,46,000 प्लस किलोमीटर हुआ, अर्थात 60% की वृद्धि हुई। हाई स्पीड कॉरिडोर पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 93 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर था, जो कि अब बढ़ के 3,052 किलोमीटर हुआ है, अर्थात 32 टाइम्स की वृद्धि हुई है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 से पहले कितनी थी? 20% की थी 2014 तक, अब बढ़कर कितनी हुई है? 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? आज ग्लोबल रोड नेटवर्क का लेंथ वर्ल्ड में नंबर 2 पे हम हैं। डिफेंस शक्ति जो कि पंचम धारा है, डिफेंस शक्ति प्रोडक्शन पहले कितनी थी? पहले 43,746 करोड़ का था, बढ़ करके अब कितना हुआ है? 1.78 लाख करोड़ का, अर्थात कितना गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ गया। डिफेंस एक्सपोर्ट पहले कितना था? 686 करोड़ था, कितना हुआ है मोदी जी के समय बढ़ करके? 38,424 करोड़, कितना बढ़ गया? 56 टाइम्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा। डिफेंस बजट पहले कितना था? जिस समय यूपीए की सरकार थी, डिफेंस बजट था 2.53 लाख करोड़, बढ़ करके आज 6.81 लाख करोड़, अर्थात 2.7 टाइम्स डिफेंस बजट बढ़ा है। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी जो कि 6th धारा है, सप्तम धारा है, सप्तधारा में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी
पहले रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की 2014 को कितनी थी? 76.38 गीगावाट। अब मोदी जी के समय कितना है? 288.58 गीगावाट। कितनी बढ़ी? 4 गुने की वृद्धि हुई है। सोलार कैपेसिटी पहले कितनी थी? 2.8 गीगावाट थी। मोदी जी के समय कितनी बढ़ी? 164.59 गीगावाट हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 60 गुने की वृद्धि हुई है। इनलैंड फिशरीज पहले कितनी थी? मोदी जी के आने से पहले 61 लाख टन की थी, जो बढ़कर के कितनी हुई? 150 लाख टन की हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 150% की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक पहले इंडिया का जो भी था, आज तीसरे रैंक पे खड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में। सोलार रैंक आज भारतवर्ष का ग्लोबली तीसरे नंबर पे है। विंड रैंक आज ग्लोबली इंडिया का चौथे पोजीशन में है। सप्तम धारा सॉफ्ट पावर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहले 31 थे, अब बढ़कर के 44 हो गए हैं। इंटरनेशनल योगा दिवस पहले नॉन एग्जिस्टेंट था, अब ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल पहले 6.97 मिलियन थे 2013 तक, अब बढ़ के 9.95 मिलियन हो गए हैं 2024 तक। अर्थात कितने की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है। यह है सप्तधारा। अब सप्तधारा के पश्चात मैं कंक्लूड करता हूं। एक आपको लगेगा कि छोटा सा विषय है, मगर बहुत बड़ा विषय है। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूनियन बजट 17-18 का मैं पी चिदम्बरम जी का जवाब जो उन्होंने उस डिस्कशन के दौरान बजट में रखा था, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ता हूं। आई विल रीड आउट सम एक्सर्प्ट्स of the former finance minister of India, Mr. P. Chidambaram, while UPI was being discussed on the floor of the parliament. Thus said Mr. Chidambaram, and I quote, "Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes, and pay rupees 7.50 by credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to an electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village had got a village fair? In my part of the country, the village fair takes place in turns. Monday in one village, Tuesday in the next village, Wednesday in another village, in all over India. That is where you bring your produce and sell vegetables, fruits, baskets, toys, plastic, etc. You bring it and sell it. Do you think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture are you presenting? Don't ever try to defend demonetization. I know that it is too big a blunder. The consequences of UPI would be felt. It will have an impact on the economy. आप सोच के देखिए, पी चिदम्बरम जी ने कहा था, क्या वो अम्मा जो गांव में, गांव की हाट में, बिहार और यूपी में कहते हैं ना हटिया में जो आलू बेच रही है अम्मा, वो जो हटिया में छोटा छोटा खिलौना बेच रही है, वो क्या POS मशीन लेके बैठेगी? वो कैसे पैसे देगी यूपीआई में? यही ना कहा था चिदम्बरम जी। मगर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं यूपीआई का कुछ डाटा पढ़ूंगा, और ये चिदम्बरम जी के लिए है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, चिदम्बरम जी समझा देंगे राहुल जी को बाद में। आज यूपीआई ने 10 साल पूर्ण किए हैं। इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये भारत की शक्ति है। जो मैंने आपको आज सप्तधारा के विषय में बताया, आपको लग रहा होगा कि ये सब कहीं स्वप्न तो नहीं। ये स्वप्न नहीं है, ये लक्ष्य है। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज? कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं, 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI.
2016-17 में, 17 में आरंभ हुआ यूपीआई, ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ 13,000 टाइम्स बढ़ा है। चिदम्बरम साहब, in your part of the country or in my part of the country, in every part of the country, the amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi. Don't underestimate the intelligence of a vegetable vendor. Don't underestimate the intelligence of a small time worker. They are far more intelligent than the Gandhi family's science. ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं, उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन, 13,000 गुने। आज आप गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे के बाहर भी क्यूआर कोड रहता है, फटाफट आप उसको पेटीएम कर देते हैं। गोलगप्पे वाले के पास भी है। चिदम्बरम जी ने गोलगप्पे वाले की मजाक उड़ाई थी, नहीं चलेगा चिदम्बरम जी। गोलगप्पा वाला राहुल गांधी से स्मार्ट है। राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। आपने मखौल उड़ाया था, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए। 4,000 फोल्ड इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइज फ्रॉम कितना था 2016-17 में ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना था? 0.07 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू था, जो कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 314 लाख करोड़ का हुआ। 314 लाख करोड़ का। यूपीआई आज कितने देशों में चलती है? 11 देशों में यूपीआई चलती है। सबसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए। यह सोचने की बात है। नंबर ऑफ बैंक्स, कितने बैंक्स आप सोच के देखिए जो आज लाइव है यूपीआई को लेकर। वो पहले 44 थी 16-17 में, आज वो बढ़ के 703 बैंक 25-26 में यूपीआई के माध्यम से काम करती है। और जो यूपीआई की ये सक्सेस स्टोरी है, उसकी पूरी की पूरी खाका के साथ में आया हूं, मगर मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी कंटिन्यू करेगा। आने वाले दिनों में आपके सामने ये रखा जाएगा। मगर मैंने यूपीआई के बारे में केवल इसलिए बताया क्योंकि आज उसके 10 साल भी हो रहे थे, और यूपीआई की सक्सेस स्टोरी शोज दैट सप्तधारा की सक्सेस स्टोरी भी दूर नहीं है। आज हम हर विषय पे तू मैं करते हैं। आज हमें लगता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भारत क्या वाकई आगे बढ़ रहा है? कहां से कहां, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। आप जरा चिंता करिए, आप जरा चिंता करिए, पहले कहां थे? 2014 में कहां थे और 2026 में कहां है? मुझे तो वो गीत ही याद आ रहा है। ये सिलसिला, ये विकास की सिलसिला, ये सप्तधारा की सिलसिला, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। कौन चल रहा है? जनता और मोदी जी, जनता और एनडीए की सरकार। और वो यूपीए वाले हैं, उनका कहना है कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो आज व्हाट्सएप का नाम राजीव गांधी गपशप योजना होती, तुम होते तो सारे मूर्तियों का नाम केवल गांधी परिवार के नाम पे होता। फर्क बस इतना ही है कि आज एक परिवार के नाम पे सब कुछ नहीं है। सप्तधारा आज देश की धारा है, हम उसी धारा के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस प्रश्न का उत्तर हम एक व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, आंकड़ों के साथ देंगे। क्योंकि आज मैं जानता हूँ कि आज मैं अगर किसी और विषय पे कमेंट किया तो सप्त धारा हट करके उस धारा की तरफ चली जाएगी। नहीं, हाँ, वो फिर अलग धारा, राजनीतिक धारा बन जाएगी। इसलिए आज का विषय सप्त धारा है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अधिकार है लोकतंत्र में प्रश्न पूछे। पूरा डाटा तैयार है
कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्या एम्प्लॉयबिलिटी दी गई है, सरकार ने स्टार्टअप में क्या किया है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, सरकार ने क्या किया है, ये पूरे डेटा के साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी चलेगी 7 दिन 8 दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक आयाम पे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइट द कांग्रेस माइंडसेट एट द LOC and at the international borders also, because they are the ones who in fact are the prop-ups of our enemies. They are the ones who spread misinformation. They are the ones who were found inside the Chinese tent when the Doklam standoff was taking place. They were the ones who were discouraging Indian army when Indian army and the Chinese army were hand on hand. And in fact, the words used by Rahul Gandhi, I remember, were मार डाला हमारे आर्मी को. Such were the discouraging words of Mr. Rahul Gandhi. They were the ones who were prop-ups because when the surgical strike and the air strike took place, they in fact stood with the opposite side. They commented upon India and they wanted evidence. And recently, during Operation Sindoor, unfortunately, we became the only country to have a discussion on the floor of the parliament whether the Indian army did well or not, despite having all the evidences of destroying innumerable bases in Pakistan. Such is our opposition, such is Rahul Gandhi, that first the robot called as Rahul Gandhi, the robot of China called as Rahul Gandhi, we need to fight his mindset democratically.